ये सब तुम्हारे ही कर्मों का फल है जो तुमने पिछले 40-50 सालों में कमाया है। तुम भी तो मेरे माँ बाप को छोड़कर मेरे साथ आ गई थी। तुम भी तो मेरी इकलौती बहन से बात ना तो मुझे करने देती हो और ना ही खुद कभी करती हो। राखी वाले दिन तुम अपने बेटे को बोलती हो कि बहनों से राखी बंधवाने नहीं जाता और ना ही उन्हें बुलाते हैं, तो तुम्हारे ही डाले गए संस्कार हैं उसमें भी। बचपन से कभी उसने देखा ही नहीं कि उसके माँ बाप अपने भाई बहन के साथ राखी का त्यौहार मनाए हों, तो वो कैसे समझेगा उसके महत्व को। तुमने मुझे कभी बोला कि राखी का त्यौहार है, अपनी बहन से बात ही कर लो अगर नहीं जा सकते। बल्कि कभी उसका फ़ोन आ जाने पर यदि मैं बात कर लेता तो तुम मेरा जीना हराम कर देती। वो भी किसी की बेटी और बहन है। तुमने अपने बच्चों की शादी में कभी उनकी बुआ को नहीं बुलाया, और यदि तुम्हारा बेटा अपनी बहनों को नहीं बुलाएगा अपने बच्चों की शादी में तो कौन सी बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि तुमने तो उदाहरण पहले दे ही चुकी हो। तुम्हारे ही संस्कार है ना उसमें भी। तुम मेरी माँ के मरने पर भी नहीं गई थी, और बाबूजी के डेथ के समय तो बच्चों की छुट्टी की वजह से बच्चे वहीं पर थे और तुम अकेले मायके में बैठी थी, तो मैं तुम्हें ज़बरदस्ती लेने गया था। तुम तो आ भी नहीं रही थी, वो तो बच्चों की वजह से आ गई। यदि बच्चे वहाँ नहीं होते तो तुम बाबूजी के भी अंतिम समय में नहीं जाती, जैसे कि माँ के अंतिम समय में नहीं गई थी। और आज तुम अपने बेटे बहू को ज़मीन से बेदखल करने की बात कर रही हो, तो तुम्हें और हमें भी कुछ नहीं मिलना चाहिए बाबूजी की प्रॉपर्टी में से, तो क्योंकि तुमने और हमने भी तो यही काम बहुत पहले कर दिया था ना। हम भी अपने माँ बाप को छोड़कर तो पिछले आ गए थे, पिछले कई साल पहले। फिर क्यों अनाज बेचकर उनके पैसे ले रही हो ज़मीन जायदाद के। तुमने हमारी बेटियों में भी वही संस्कार डाले हैं। जैसे तुम अपने भाई भाभी से ठीक व्यवहार नहीं करती थी और उन्होंने तुमसे रिश्ता तोड़ लिया, वैसे ही तुम्हारी बेटियां भी कर रही हैं अपने भाई भाभी के साथ, और उनके साथ भी वही हो रहा है जो तुम्हारे साथ हुआ था। उनके साथ भी वही हो रहा है जो तुम्हारे साथ हुआ था। भाई भाभी ने तुम्हारा अपने घर आना जाना बंद कर दिया। तुमने जो मेरी बहन के साथ किया, अभी तक तुम्हारे बेटे बहू ने वो सब नहीं किया हमारी बेटियों के साथ। अगर तुम प्यार और इज्जत पाना चाहती हो तो सबको प्यार और इज्जत देना सीखो, और मुंह से उपदेश देने की बजाय उदाहरण अपने अच्छे कर्मों से दो, जिसको देखकर तुम्हारे बच्चे सीखेंगे। जैसे तुम्हें अपनी बेटी के लिए दर्द होता है, ठीक वैसे ही तुम्हारी सास को अपनी बेटी के लिए और तुम्हारी बहू की माँ को अपनी बेटी के लिए होता है। धीरज में पता नहीं कहाँ से इतनी हिम्मत आ गई थी कि नीला के सामने वो लगातार बोलते जा रहे थे, और नीला आश्चर्य व विस्मय से उनकी तरफ देखती जा रही थी। फिर वो आगे बोलने लगे, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, थोड़ा झुक जाओ तो अपना बुढ़ापा सुधर जाएगा। जैसे तुम्हें अपनी बेटियों की खुशी देखकर खुशी होती है, वैसे ही बेटे बहू की खुशी देखकर खुश हुआ करो। अगर तुम अब से भी अपने आप को सुधार लो तो तुम्हारे साथ साथ मेरा भी बुढ़ापा अच्छा हो जाएगा, नहीं तो हम ऐसे ही घुट घुट कर मर जाएंगे। बाकी तुम्हारी मर्जी। और ये कहते हुए धीरज बाहर निकल गए। नीला अवाक सी देखती रह गई थी। आज तक किसी ने उसको इस तरह से शीशा नहीं दिखाया था। वो तो अपने को सर्वगुण संपन्न समझती थी और हमेशा सामने वाला उसको गलत लगता था। आज धीरज ने उसे अपने गिरेबान में झांकने को मजबूर कर दिया था, जैसे किसी ने उसके गाल पर अचानक से थप्पड़ मार दिया हो। उसे ऐसा महसूस हो रहा था।
पूरे दिन उसके कानों में धीरज की कही गई बातें गूंजती रहीं और पूरी रात उसको नींद नहीं आई। उसने कभी सोचा ही नहीं कि उसके अंदर इतनी कमियां हैं। उसको अपने बचपन से लेकर अभी तक की सारी बातें याद आने लगी थी। वो बचपन से ही नीला बहुत जिद्दी स्वभाव की थी। अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी होने के कारण सबसे अपनी बात मनवाना उसकी आदत बन गई थी। उसको जो चाहिए वो चाहिए, उसके लिए चाहे दूसरों को कितनी भी परेशानी क्यों ना हो। नीला शादी के लायक हुई तो उसके लिए लड़कों की तलाश शुरू हो गई, लेकिन उसका नेचर उसके रिश्तेदार भी जानते थे, इसलिए कोई बीच में नहीं आता था कि बाद में उन्हीं के पास शिकायत आएगी। इधर धीरज की भी शादी खोजी जा रही थी। वो पुलिस में था, जिसकी वजह से लोग उसे अपनी लड़की नहीं दे रहे थे कि पता नहीं कब क्या हो जाए। उसके जीवन का कोई भरोसा नहीं। खैर, एक दिन किसी ने धीरज का जिक्र किया नीला के पापा के सामने, तो उसके पापा ने तुरंत हाँ कर दी, क्योंकि वो ये सब नहीं मानते थे और देर भी हो रही थी। उनके लिए तो यही काफ़ी था कि लड़का सरकारी नौकरी में है। खैर, रीति रिवाजों के साथ शादी संपन्न हो गई और नीला अपने ससुराल आ गई। नीला अपने मायके में सबसे बड़ी थी और यहाँ धीरज अपने भाई बहनों में सबसे छोटा। अब नीला को बहुत परेशानी हो रही थी। मायके में वो सबको ऑर्डर देती थी और यहाँ सब उसको ऑर्डर देते थे। सब उससे बड़े और वो सबसे छोटी, तो काम भी उसको ज़्यादा ही करना पड़ता था। नीला इस बात की अपने पति से शिकायत बहुत बार करती कि उसको बहुत परेशानी हो रही है, लेकिन नीरज घर में सबसे छोटी होने के कारण लिहाज में कुछ बोल ना पाता और सबसे दबते दबते वो दब्बू भी बन गया था। यहाँ तक कि नीला भी यदि उस पर चिल्ला देती तो वो चुप रह जाता, लेकिन पलटकर जवाब नहीं दे पाता था। ऐसे ही दिन बीतते जा रहे थे। अब नीला थोड़ी पुरानी हो गई थी और उसका ओरिजिनल नेचर बाहर आ रहा था। वो रोज़ अपने पति से झगड़ा करती कि मुझे भी अपने साथ ले चलो, अब मुझे यहाँ नहीं रहना है, और अपनी सास ननद और जिठानियों से भी छोटी छोटी बात पर झगड़ा करती। एक बार झगड़ा इतना बढ़ गया कि नीला के ससुर ने धीरज से खुद कहा कि तुम इसको अपने साथ ले जाओ, इसने हम सबका जीना हराम कर रखा है। अब नीला दूसरे शहर में पति के साथ बड़े मज़े से रहने लगे। ना कोई टोकने वाला, ना कोई रोकने वाला। दिन दिन भर वो बड़े आराम से घूमती। उसको घूमने का भी बहुत शौक़ था और पिक्चर देखने का भी बहुत शौक़ था, तो फटाफट से काम निपटाकर वो पिक्चर देखने चली जाती। इसी तरह से दिन बीतने लगे और इसी बीच उसकी 3 बेटियां और 1 बेटा भी हुआ, लेकिन वो कभी अपने ससुराल नहीं जाती थी और ना ही सास ननद से कोई बातचीत करती थी। कभी कभी बच्चों को धीरज के साथ छुट्टियों में दादी के यहाँ भेज देती थी और अपने मायके चली जाती थी। मायके में भी बाई के शादी हो चुकी थी, मायके में भी भाई की शादी हो चुकी थी और भाभी भी आ चुकी थी, लेकिन नीला की आदत अभी भी सबको रोकने की, टोकने की बनी हुई थी। इसलिए उसे मायके में भी कोई पसंद नहीं करता था, ना तो भाई के बच्चे और ना खुद भाई। उसको कोई पसंद नहीं करता था। धीरे धीरे उसके भाई भाभी ने भी उससे रिश्ता खत्म कर दिया। ना ससुराल में किसी से और ना ही मायके में किसी से उसने रिश्ता रखा था। धीरे धीरे समय बीतने के साथ
नीला के भी सभी बच्चों की शादी हो गई थी और घर में भी बहू आ गई थी। लेकिन नीला का व्यवहार बहू के साथ भी वैसा ही था, वही चालाकी, वही बदमाशी वो बहू के साथ भी करती। धीरे धीरे बहू बेटे को भी उससे नफरत होने लगी और उन दोनों ने भी उसका घर छोड़ दिया था, जिससे वो बहुत चिढ़ गई और अपने पति पर यानी कि धीरज पर दबाव डालने लगी कि बहू बेटे को जमीन जायदाद से बेदखल कर दो। भला उसकी इतनी हिम्मत कि मुझसे अलग रहने की सोचे, भला उसकी इतनी हिम्मत कि मुझसे अलग रहने की सोचे, वो अपने बेटे के लिए कह रही थी। और मेरे बेटे बहू मेरी बेटियों से भी बात नहीं करते, तो मैं इनको सबक सिखाकर ही रहूंगी। अब नीला रोज धीरज के पीछे पड़ी रहती और बोलती, देखो हम लोग बूढ़े हो चुके हैं, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए मैं जल्दी से जल्दी सब कुछ अपनी बेटियों के नाम कर देना चाहती हूँ। मैं एक दिन का भी बेटे बहू को नहीं देना चाहती। लेकिन धीरज उसकी बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। लेकिन जब नीला ने उनका जीना हराम कर दिया तो एक दिन वो चिल्ला उठे, आज तक मैं चुप रहा, कभी कुछ हिम्मत नहीं जुटा सका तुम्हें बोलने की, लेकिन आज मैं बोलूँगा। और उसके बाद तुरंत किसी ने उसको आवाज़ दी। अभी वो सब ये सोच ही रही थी कि इसी बीच उसको किसी ने बाहर से आवाज़ दी तो उसका ध्यान टूटा। उसके पति मतलब धीरज उससे पानी मांग रहे थे। तो जो वो बचपन से लेके आज तक सोच रही थी, अचानक से उसका ध्यान भंग हो गया और वो उठ के धीरज को पानी देने चली गई। लेकिन अब उसने फैसला कर लिया था कि अपनी बहू को भी अब मान सम्मान से रखूंगी, क्योंकि वो भी तो मेरी बेटियों की तरह किसी की बेटी है। और अब राखी के त्यौहार पर भी अपनी ननद को बुलाऊंगी, क्योंकि वो भी तो किसी की बहन और बेटी है। और अब से कभी धीरज को उनकी बहन से बात करने पर लड़ाई नहीं करूंगी। अब मन ही मन उसने अपने को बदलने का फैसला कर लिया था। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक शेयर भी कर दें। मिलते हैं फिर किसी और अच्छी कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम।